तो आपका स्वागत है एक और नए अध्याय में। दोस्तों, मैं आज आपको लिए आप लोग के बीच इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का सेकंड अध्याय जो कि बी पार्टी फोरम्स पे है, उसे मैं आज आप लोग के बीच लेके आया हूँ। तो चलिए चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें वर्क्स कमेटी, ग्रीवांस रिड्रेस कमेटी के बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ना है। तो वर्क्स कमेटी के बारे में हम लोग जानते हैं। In case of any industrial establishment in which 100 or more workers are employed or have been employed on any day in the preceding 12 months, the appropriate government may by general or special order require the employer to constitute a works committee in such manner as may be prescribed, consisting of representatives of employer and workers engaged in the establishment. इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में एक वर्क्स कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट करना होता है, जिसमें किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 100 और उससे ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हो पिछले 12 महीने में, तो वहाँ पे एक वर्क्स कमेटी का स्थापना करना होता है। उसमें आपका एम्प्लॉयर और वर्कर साइड, एम्प्लॉय साइड से दोनों तरफ से प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर इन सच कमिटीज कैन नॉट बी लेस दैन द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयर। और इसमें जो प्रतिनिधि होंगे वर्कर साइड से और एम्प्लॉयर साइड से, वो दोनों बराबर होने चाहिए। The representative of the workers shall be chosen in such manner as may be prescribed from among the workers engaged in the establishment and in consultation with their trade union, if any registered in accordance with the provision of section 9। और जो भी वर्कर होंगे वो उस इस्टेब्लिशमेंट में कार्य करने वाले होंगे, जो इंगेज होंगे वर्कर, उन्हें ही वर्क्स कमेटी में लेना है। फिर हम लोग चलेंगे। It shall be the duty of works committee to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and worker, and to that end to comment upon matters of their common interest or concern and endeavor to compose any material difference of opinion in respect of such matter। और वर्क्स कमेटी का काम क्या होगा कि एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में अच्छा रिलेशन बनाए रखना है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। इसका स्थापना किस तरीके से करना है और इसमें कितने मेंबर होंगे, ये हम लोग देखते हैं। एवरी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कर्स शैल हैव वन और मोर ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवांस। जो भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट होंगे वहाँ पे यदि 20 और मोर वर्कर्स कार्यरत हो, तो वहाँ पे एक ग्रीवांस रिड्रेस कमेटी बनेगी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। The grievance redressal committee shall consist of equal number of members representing the employer and the workers to be chosen in such manner as may be prescribed। और जो भी ग्रीवांस रिड्रेस कमेटी में जो मेंबर होंगे वो इक्वली बराबर रूप से दोनों प्रतिनिधि होंगे, एम्प्लॉयर साइड से और वर्कर साइड से। The chairperson of the grievance redressal committee shall be selected from among person representing the employer and the worker alternatively on rotational basis every year। और उस कमेटी, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का जो भी चेयरपर्सन होगा वो एम्प्लॉयर साइड से और वर्कर साइड से अल्टरनेट रूप से हर एक साल के लिए बनेगा। जैसे एक साल के लिए अगर एम्प्लॉयर साइड से बनता है तो नेक्स्ट साल चेयरपर्सन वर्कर साइड से बनाया जाएगा। The total number of members of the grievance redressal committee shall not exceed 10। जो भी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का स्थापना किया जाएगा उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होंगे वो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। Provided that there shall be adequate representation of women worker in the grievance redressal committee, and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment। ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में वुमेन्स का भी भागीदारी आवश्यक है। इसमें बताया गया कि जो भी रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स वर्कर्स का होगा, वो जितने भी वर्कर्स इस्टेब्लिशमेंट में इंगेज होंगे उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से वुमेन वर्कर को भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन में लिया जाएगा। An application in respect of any dispute referred to in subsection may be filed before the grievance redress committee by any aggrieved worker in such manner as may be prescribed within 1 year from the date on which the cause of action of such dispute arises।
और जो भी डिस्प्यूट ग्रीवांस रिड्यूसल कमेटी के बीच लाया जाएगा, एनी एग्रीड वर्कर, जो भी दुखी वर्कर हो, तो वो जो भी डिस्प्यूट होगा विद इन 1 ईयर के अंदर में उसे फाइल कर देना है। The grievance redressal committee may complete its proceeding within 30 days of receipt of the application under this section। और जो भी grievance redressal committee होंगे उस डिस्प्यूट को 30 दिन के अंदर में उसे कंप्लीट कर देना है। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे आगे, The worker who is aggrieved by the decision of the grievance redressal committee or whose grievance is not resolved in the said committee within the period specified in subsection 6, तो 6 में प्रावधान दिया गया है 30 डे में खत्म कर देना है। Within a period of 60 days from the date of decision of the grievance redressal committee or from the date on which the period specified in subsection 6 expires, as the case may be, file an application for the conciliation of such grievance to the conciliation officer through the trade union of which he is a member in such manner as may be prescribed। The worker who is aggrieved, जो भी वर्कर दुखी हो किसी कारणवश से, डिस्प्यूट से, तो वो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी को उसने ग्रीवांस दिया और विद इन 30 डे के अंदर में ग्रीवांस का रिजोल्यूशन नहीं हो पाया, तो उसके विद इन इस 30 डे पीरियड खत्म होने के बाद जो भी पीरियड 60 डे का आएगा उसके अंदर विद इन ए पीरियड 60 डे उसके अंदर वो कॉन्सिलेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकता है उस डिस्प्यूट का निपटारा के लिए। Within a period of 60 days from the date of decision of grievance redressal committee or from the date on which the period is specified, as the case may be, file an application for the conciliation of such grievance to the conciliation officer। यदि ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी 30 डे के अंदर ग्रीवांस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उसके एक्सपायरी से 60 दिन के अंदर आप कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स के पास फिर से एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन और सेक्शन 53, एनी वर्कर एज इन स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 5 make an application directly to the tribunal for adjudication of the dispute referred to therein after the expiry of 45 days from the date he has made the application to the conciliation officer of the appropriate government for conciliation of the dispute, and on receipt of such application the tribunal shall have powers and jurisdiction to adjudicate upon the dispute as the tribunal has in respect of application filed under subsection 6 of section 53। और कोई वर्कर यदि ट्रिब्यूनल को डायरेक्ट एप्लीकेशन देना चाहता है तो उसने जो एप्लीकेशन कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स को दिया है उसके यदि 45 दिन में निपटारा नहीं कर पाता है तो उसके एक्सपायरी के बाद आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दे सकते हैं डिस्प्यूट के निपटारा के लिए। The application referred to in subsection 10 shall be made to the tribunal before the expiry of 2 years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service specified in subsection 9। और जो भी डिस्प्यूट होगा रिलेटेड टू डिस्चार्ज, डिसमिसल और रिट्रेचमेंट और अदरवाइज टर्मिनेशन, उसका जो भी डिस्प्यूट आप ट्रिब्यूनल में जाना चाह रहे हैं तो विद इन 2 ईयर आपको एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में देना होगा। ये चैप्टर 2 था एक बिपार्टी फोरम के बारे में जिसमें वर्क्स कमेटी और ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के बारे में जानना था। ये एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों के बीच शेयर करना ना भूलें। वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।